दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, एक बार तेनालीराम से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। मुद्राओं का वजन इतना ज्यादा था कि तेनाली के लिए उन्हें उठाकर चलना मुश्किल था। बहरहाल किसी तरह तेनाली ने कुछ मुद्राएं अपनी जेबों में भर लीं और बची हुई मुद्राएं अपनी पगड़ी में भर ली। सभी दरबारी बड़े ध्यान से तेनालीराम को अपना इनाम समेटते हुए देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सभी मुद्राएं यहाँ वहां भरकर जब तेनालीराम जाते समय महाराज को सिजदा करने के लिए झुका तो उसकी ऊपर तक भरी जेबों में से सोने के सिक्के छन छन करते हुए फर्श पर बिखर गए और चारों ओर फैल गए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारियों को हंसते देखकर भी तेनालीराम पर कोई असर नहीं हुआ और वह एक एक कर नीचे गिरी हुई स्वर्ण मुद्राएं समेटने में लग गया। कुर्सियों, कालीन, सिंहासन, मेज आदि हर कोने से वह सिक्के समेटने लगा। तेनालीराम को इस प्रकार जमीन पर बैठकर सिक्के समेटते देखकर दरबारी आपस में खुसर-पुसर करने लगे। कितना लालची इंसान है, तेनाली कितना कंजूस है। हर ओर से यही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। इसके बावजूद तेनाली पर कोई असर नहीं हुआ। वह चुपचाप हर कोने से सिक्के समेटने में लगा रहा। राजा कृष्णदेव राय, जो बहुत देर से दरबार में चल रहे इस तमाशे को देख रहे थे, अब स्वयं को रोक न सके। तेनाली, अब बस करो। यह कैसी बेवकूफी भरी हरकत है। तुम हमारे दरबारी विदूषक हो, अष्टदिग्गजों में से एक हो। अपने रुतबे का कुछ तो ख्याल करो। ऐसी घटिया हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। महाराज ने तेनालीराम को डांटा। महाराज, सिक्के ढूंढने में न तो मेरा लालच है न कंजूसी। मैं तो आपकी इज्जत बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। महाराज, यह तो आप भी जानते हैं कि हर सिक्के पर आपका नाम और आपका चेहरा छपा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि कोई उस पर पैर रखे या उन सिक्कों को कोई झाड़ू से समेटकर आपका निरादर करे। इसलिए मैं अपने हाथों से नीचे झुकार एक एक सिक्का स्वयं उठा रहा हूं। तेनाली ने सिर झुकाकर महाराज से कहा। तेनाली के जवाब ने दरबारियों को ही नहीं, राजा कृष्णदेव राय को भी निरुत्तर कर दिया। तेनाली मजे में अपने सिक्के ढूंढने में लगा रहा और सभी दरबारी मुंह सिए बैठे रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार हम्पी के पास वाले गांव में एक साधु आया। उस साधु ने कई चमत्कार दिखाए और उपदेश देकर भोले भाले गांव वालों पर अपना प्रभाव जमा लिया। वह साधु एक मंदिर में ठहरा था। जब तेनालीराम को उस साधु के विषय में पता लगा तो उसे कुछ शक हुआ। दिन चढ़ते ही तेनालीराम मंदिर में जा पहुंचा और अन्य गांव वालों के साथ उस साधु के निकट ही बैठ गया। चमत्कारी साधु एक चबूतरे पर बैठा था। वहीं बैठकर वह कोई श्लोक पढ़ता और चमत्कार दिखाता। कुछ देर बाद तेनाली को लगा कि यह साधु तो एक ही श्लोक बार बार पढ़े जा रहा है। उसके चमत्कार भी कोई कास नहीं थे, मात्र हाथ की सफाई थी। अब तेनाली का शक यकीन में बदल गया कि यह कोई बहुरूपिया है जो साधु के वेश में लोगों को ठगने आया है। कुछ सोच विचार कर तेनाली एकदम से साधु की ओर झुका और उसकी सफेद दाढ़ी का एक बाल तोड़ लिया। उस बाल को हाथ में लेकर तेनाली जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। अब मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। गांव वाले भौचक्के से तेनालीराम की ओर देखते रह गए। ये साधु महाराज कोई आम साधु नहीं हैं। ये तो इस दुनिया में सबसे पहुंचे हुए साधु हैं। ये इतने महान हैं कि इनकी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर कोई अपने पास रख ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। साधु की दाढ़ी का बाल दिखाते हुए तेनाली ने गांव वालों से कहा। अब क्या था? लोगों में साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने की होड़ लग गई।
लपक कर सभी गांव वाले साधु की लहराती दाढ़ी पर लटक गए। बेचारे साधु महाराज की तो जान पर बन आई। अपना लोटाकमंडल छोड़ वे तो दम दबाकर ऐसे भागे कि फिर पलट के भी नहीं देखा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रियों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोरोचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली मां के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से मां काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो ला चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी मां के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से मां काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? नहीं तो डॉट क्या हुआ? राजा चौंके।
महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूं। जो भी कहना हो निस्संकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा। महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है, राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा, और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा। तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है? राजा ने हालांकि सच कहा था। फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं,
आपके पास अपार शक्ति है। आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी। तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा, तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहें दंड दे दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ। यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी, राजा ने कहा। लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 विजयनगर राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें पशु पक्षियों के साथ साथ अद्भुत और अनोखी चीजों का भी बहुत शौक था। यही कारण था कि मंत्रियों से लेकर दरबारी हमेशा अनोखी चीजों की खोज में लगे रहते थे। वे उन अनोखी चीजों को देकर न सिर्फ महाराज को खुश करना चाहते थे, बल्कि उनसे उपहार और पैसे ऐंठना भी उनका मकसद था। एक बार की बात है, महाराज का एक दरबारी उनको खुश करने के लिए एक अनोखा लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर आया। वह दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और बोला, महाराज, मैंने यह अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है। महाराज ने भी उस मोर को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, लाल मोर, यह तो सच में बहुत अद्भुत है और यह शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसे मैं अपने बगीचे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा। अच्छा, अब यह बताओ कि इसे मंगाने में तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? दरबारी अपनी बढ़ाई सुनकर काफी खुश हुआ और बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे। कई सालों तक इस अद्भुत चीज को ढूंढते रहे। सालों की खोज के बाद अब जाकर इन्हें यह लाल रंग का मोर मिला है। इन सब में मेरे करीब 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत कहा, दरबारी को 25,000 रुपए दे दिए जाएं।
इसके साथ ही राजा ने यह भी कहा कि यह तो वो रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते बाद आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारी खुश हो गया और तेनाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी इस मुस्कुराहट से तेनाली सारी बात समझ गया, लेकिन उसने मौके को देखकर चुप रहना ही सही समझा। तेनाली यह भी जानता था कि लाल रंग का मोर कहीं भी नहीं पाया जाता है। वो समझ चुका था कि यह दरबारी की कोई चाल है। उसके अगले ही दिन तेनाली ने उस रंगाई करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने मोर को लाल रंग से रंगा था। तेनाली उसके पास 4 और मोर लेकर गया और उसे रंगवाकर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी दोस्त 25,000 में बस एक ही मोर लेकर आए थे, लेकिन मैं 50,000 में उससे भी सुंदर 4 मोर लेकर आया हूँ। राजा उन मोर को देखकर आकर्षित हो गए, क्योंकि वो मोर सच में काफी सुंदर और सुर्ख लाल थे। इसके बाद राजा ने तेनाली को 50,000 रुपए देने का आदेश दिया। यह सुनते ही तेनाली ने दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इनाम का हकदार मैं नहीं बल्कि यह कलाकार है। इसी कलाकार ने नीले मोर को लाल रंग में बदला है। यह किसी भी चीज के रंग को बदल सकता है, इसमें यह कला है। यह सुनते ही महाराज सब कुछ समझ गए कि दरबारी ने उन्हें ठगने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत दरबारी को दिए गए 25,000 लौटाने का आदेश दिया और साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसने कलाकार को पुरस्कार भी दिया। कहानी से सीख। बच्चों, देखा जाए तो इस कहानी में 2 सीख है। पहली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात कि कभी भी किसी खूबसूरत चीज को देख जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 3 महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रियों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोरोचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली मां के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से मां काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए।
महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए। नहीं महाराज, चोर का पता तो ला चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी मां के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से मां काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 राजा कृष्णदेव राय के निजी बगीचे में बैंगन के पौधे थे जो बिना बीज के थे। राजा की आज्ञा के बिना न तो कोई उस बगीचे में जा सकता था, न ही कोई फल तोड़ सकता था। राजा कृष्णदेव राय के अतिरिक्त किसी ने वे बैंगन नहीं चखे थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को राजमहल में दावत पर बुलाया। दावत में बिना बीज वाले 49 बैंगनों का सालन भी बना था। तेनालीराम को वह इतना पसंद आया कि घर लौटकर भी वह उसी की बात करता रहा। तेनाली से उन बैंगनों की इतनी तारीफ सुनकर उसकी पत्नी ने भी बैंगन खाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मैं वे बैंगन तुम्हारे लिए कैसे ला सकता हूँ? तेनालीराम अपनी पत्नी से बोला, अरे महाराज को वे बैंगन इतने प्रिय है कि पेड़ से एक भी कम हो जाए तो वे पूरा राजमहल सर पर उठा लेते हैं। मैं तो रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। पर तेनाली की पत्नी न मानी। स्त्री हट के आगे तेनाली को झुकना ही पड़ा और वह शाही बगीचे से बैंगन चुराकर लाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शाम के समय तेनालीराम चुपके से शाही बगीचे में घुसा और कुछ बैंगन तोड़ लाया। उसकी पत्नी ने बड़ी लगन से बैंगन की सब्जी बनाई। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तेनाली की पत्नी को बहुत पसंद आई। वह अपने 6 साल के बेटे को भी वह सब्जी चखाना चाहती थी, पर तेनाली ने उसे मना करते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना। अगर उसके मुंह से किसी के सामने निकल गया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर तेनाली की पत्नी न मानी। यह कैसे हो सकता है कि वह इतना बढ़िया भोजन करे और अपने लाल को चखाए भी नहीं। इस सब्जी का स्वाद तो ताउम्र जुबान पर रहेगा। आप कोई तरकीब निकालो न जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हारकर तेनालीराम ने हथियार डाल दिए और छत पर सो रहे अपने पुत्र को उठाने गया। परंतु उसे उठाने से पहले तेनाली ने एक बाल्टी पानी से भरी और सोते हुए पुत्र पर डाल दी। हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल दी तो उसे गोदी में उठाते हुए तेनालीराम बोला, जोर की बारिश हो रही है, चल भीतर चल कर सोते हैं। घर के भीतर लाकर तेनालीराम ने उसके वस्त्र बदले और उसे बैंगन की सब्जी खिलाई। भोजन करते समय तेनाली ने फिर याद दिलाया कि वर्षा के कारण अब सबको भीतर ही सोना पड़ेगा। अगले दिन राजा को बैंगन की चोरी के विषय में पता चल गया। शाही बगीचे के माली ने जब बैंगन की गिनती की तो उसमें 4 बैंगन कम निकले। चारों ओर शोर मच गया। पूरे शहर में बैंगन चोरी होने की चर्चा होने लगी। महाराज ने चोर के सिर पर भारी इनाम घोषित किया। न जाने कैसे दंडनायक सेनापति को तेनालीराम पर शक हो गया। उसने महाराज को अपने शक के बारे में बताया। उसके अनुसार तेनालीराम के अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं है कि शाही बगीचे से बैंगन चुरा सके। महाराज ने कहा, तेनालीराम बहुत चतुर है। यदि उसने चोरी की है
तो वह अपनी चालाकी से बात छुपा जाएगा। ऐसा करो, तेनाली के पुत्र को बुला। हम उसके पुत्र से सच्चाई का पता लगाएंगे। तेनालीराम के पुत्र को राज दरबार में लाया गया। उससे पूछा गया कि उसने कल रात को भोजन में क्या खाया था। वह बोला, मैंने कल रात को बैंगन खाए थे। वे इतने स्वादिष्ट थे कि उनका जवाब नहीं था। अब तो दंडनायक ने तेनाली को धर दबोचा। तेनाली, अब तो तुम्हें अपना अपराध मानना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं अपराध क्यों मानूं? तेनाली बोला, कल रात मेरा बेटा जल्दी ही सो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई सपना देखा है, तभी वह बैंगन, बारिश आदि जैसी नामुमकिन बातें कर रहा है। पूछिए उससे क्या कल रात बारिश हुई थी। दंडनायक ने बच्चे से बारिश के विषय में पूछा, तो बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, कल रात तो बहुत तेज वर्षा हुई थी। मैं बाहर सो रहा था। मेरे सारे वस्त्र भीग गए। इसके बाद मैं भीतर आकर सोया। वास्तविकता तो यही थी कि पिछली रात शहर में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। बच्चे की बात सुनकर दंडनायक और राजा कृष्णदेव राय चुप हो गए और उन्होंने तेनालीराम पर शक करने के लिए माफी मांगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 एक बार राजा कृष्णदेव राय को काली खांसी हो गई। काफी इलाज करने के बाद भी खांसी जा रही थी। महाराज को खट्टी चीजें खाने का शौक था। वे भोजन के साथ खट्टा दही, खट्टा मट्ठा, अचार आदि अवश्य खाते थे। इन सब से उनकी खांसी बिगड़ती ही जा रही थी। वैद्यों ने राजा को कुछ दिनों के लिए खट्टे भोज्य पदार्थों से परहेज करने को कहा ताकि उनकी दी हुई दवा अपना असर दिखा सके, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। खखार कर राजवैद्य ने दरबारी विदूषक तेनालीराम को बुलाया और उसे अपनी समस्या बताई। तेनाली ने राजवैद्य की बात सुनी और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन दरबार में आने पर तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, कल मैं बेलामाकोंडा के जाने माने वैद्य से मिला था। उनसे मैंने आपकी खांसी का जिक्र किया तो उन्होंने उसके लिए एक इलाज बताया है। उन्होंने आपको सब कुछ खाने की अनुमति दे दी है। आप अपना मनपसंद खट्टा भोजन भी कर सकते हैं। इसके बाद तेनाली ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक दवा निकालकर राजा को दे दी। राजा ने कुछ दिन वह दवा खाई और साथ सी वे खट्टी चीजें भी खाते रहे। कुछ दिन पश्चात तेनाली ने राजा कृष्णदेव राय से पुनः उनकी तबीयत के विषय में पूछा। खांसी बढ़ी तो नहीं है, परंतु कम भी नहीं हो रही है। राजा ने बताया। तेनाली बोला, आप इस दवाई के साथ खट्टे भोज्य पदार्थ लगातार खा रहे हैं। इससे आपको 3 फायदे होंगे। वो क्या? राजा ने उत्सुकता से पूछा। सर्वप्रथम, इस दवा को खट्टी चीजों के साथ लेने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। दूसरे, उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरे, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। तेनाली ने राजा को बताया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु खट्टे भोज्य पदार्थ खाने का इन चीजों से क्या संबंध है, यह मैं समझा नहीं। राजा ने पूछा। जब कोई मनुष्य खट्टे भोजन के साथ यह दवाई खाएगा तो उसकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी। वह दिन रात खांसता रहेगा तो उसके घर में चोर घुसने का सवाल ही नहीं उठता। खांसते खांसते एक दिन उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तो उसे लाठी लेकर चलना पड़ेगा। उस लाठी के डर से कोई कुत्ता उसके नजदीक भटकेगा भी नहीं। इस प्रकार खांसी की बीमारी के चलते वह मनुष्य अपनी जवानी में ही चल बसेगा तो बुढ़ापे का मुंह कहां से देखेगा। तेनाली ने महाराज को समझाया। तेनाली के शब्दों ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया। वे तेनाली के शब्दों में छिपे गूढ़ अर्थ को भांप चुके थे।
कुछ समय के लिए ही सही राजा ने खट्टे पदार्थों से तौबा कर ली और खांसी का सही इलाज करवाया। जल्दी ही वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 6 महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा ही आनंद आता था। वे हमेशा ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता, लेकिन तेनालीराम भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी महाराज को ऐसा जवाब देता कि उन्हें कुछ समझ ही आता कि वो आगे क्या पूछे। एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौवों की संख्या बता सकते हो? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की बिल्कुल सही संख्या बतानी है, ये नहीं कि अंदाजा लगाकर कुछ भी बता दो। जी महाराज, मैं कौवों की बिल्कुल सही संख्या ही बताऊंगा। आप विश्वास रखें, तेनालीराम ने कहा। महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तेनालीराम ने साहस के साथ कहा, महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीराम के विरोधी मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीराम बुरी तरह फंस चुका है। भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है? तभी महाराज ने तेनालीराम से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तेनालीराम बोला, महाराज, हमारे राज्य में 1,20,550 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं तो आप गिनवा के देख सकते हैं। अगर गिनती में कुछ कम ज्यादा हुए तो? महाराज ने कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो अवश्य ही हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, या फिर दूसरे राज्य के कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों में मिलने आए होंगे। इस स्थिति में तो कौवों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, वरना तो नहीं। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए। तेनालीराम के विरोधी बेचारे हाथ मलते रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने उनकी कुशी पर पानी जो फेर दिया था। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।